नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेप टू अचीव में, जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा था केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में मैं आपको पढ़ा रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे, तो जिसमें हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे हम आज परमाणु मॉडल। ठीक, एटॉमिक मॉडल। ठीक, पढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें से प्रश्न बनता है कि परमाणु सिद्धांत किसने दिया था। तो आप याद रखेंगे परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। ठीक, तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, कौन कौन से परमाणु मॉडल हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक, परमाणु का थॉमसन मॉडल। तो परमाणु का थॉमसन मॉडल में क्या क्या था इसमें कि सन 1898 इसमें जे थॉमसन ने परमाणु को 10⁻⁻8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला माना, जिसके केंद्र में उन्होंने क्या माना था, धनावेशित कण माने थे। ठीक, मतलब पॉजिटिव, जिसे प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, इस धनावेशित ठोस गोले में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें प्रोटॉन्स भी होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। दूसरी चीज़, जो परमाणु के धनावेश को संतुलित करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें कि थॉमसन के इस मॉडल को तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से ये प्रश्न बनता है कि जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तरबूज मॉडल कहा जाता है। दूसरा प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक, ये क्या था कि ये फेल क्यों हुआ था, ये मॉडल स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की व्याख्या करने में क्या विफल रहा था। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे इस तरीके से। ठीक, तो पहले तो हम समझेंगे एटम, इससे समझते हैं कि इसमें क्या है कि माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। तो इन्होंने क्या कहा था, इसमें माइनस धनावेशित कण और प्लस धनावेशित कण, माइनस और ऋणावेशित कण। ठीक है, तो इन्हें तरबूज मॉडल क्यों कहा था, इन्होंने तरबूज मॉडल कहा था इसलिए कि जो तरबूज होता है, ठीक, तो इसको जब हम काटते हैं, क्या करते हैं, बीच में से जब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, तो जो बीज होते हैं, ठीक, जो बीज होते हैं, इनको इन्होंने किसकी संज्ञा दी, इलेक्ट्रॉन बोला इनके लिए। ठीक, दूसरा जो खाने वाला पार्ट होता है इसका, ठीक, जो खाने वाला पार्ट होता है, इसको इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इसको प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज बोला। ठीक, समझ गए आप। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये बात तो सही कही कि जो इन्होंने बात कही कि परमाणु स्थायी होता है। इन्होंने बताया, क्या कहा कि परमाणु स्थायी होता है, तो इन्होंने ये बात तो सही कही कि परमाणु स्थायी होता है। दूसरी चीज़, इनका मॉडल क्यों फेल हुआ था, कोई स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरी चीज़, इन्होंने न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बता पाए थे, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में ये नहीं बता पाए थे, इसलिए क्या हुआ, ये फेल हो गया। क्या था परमाणु मॉडल, आप जान गए होंगे। तो इसमें से यही क्वेश्चन बनते हैं कि परमाणु मॉडल का दूसरा नाम क्या है, तो तरबूज मॉडल भी कहा जाता है, दूसरा वो प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो क्यों फेल हुआ, न्यूट्रॉन की व्याख्या नहीं कर सके थे। ठीक, न्यूट्रॉन के बारे में इन्होंने नहीं बताया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। ठीक, तो परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में क्या क्या है, इसमें समझते हैं हम। इसमें समझते हैं कि रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग से परमाणु की आंतरिक व्यवस्था क्या पता लगाया था। उन्होंने किसके प्रयोग से लगाया था, अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से किसका पता लगाया था, परमाणु की आंतरिक व्यवस्था का पता लगाया। परमाणु का धनावेश तथा जो अधिकांश द्रव्यमान जो होता है, तो इसमें क्या बताया उन्होंने कि परमाणु का धनावेश मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तथा अधिकांश द्रव्यमान एक अति अल्प में छोटे से क्षेत्र में केंद्रित होता है। ठीक है, जो द्रव्यमान होता है वो छोटे से केंद्र में, ठीक है, छोटे से केंद्र में अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। जो परमाणु के इस अति अल्प भाग को इन्होंने नाभिक, न्यूक्लियस बताया। ठीक है, जो परमाणु का जो छोटा सा इन्होंने भाग बताया है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसको इन्होंने क्या कहा, उसको इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस नाभिक होता है। ठीक है, तो नाभिक की खोज कहाँ से हुई थी, तो इन्हीं के
अल्फा प्रकीर्णन द्वारा नाभिक की खोज की गई थी, जो मैंने आपको पहले बताया था, पहला लेक्चर जब मैंने कराया था उसमें। तो इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक आपस में आकर्षण के स्तर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल, कि उसके द्वारा नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आपस में बंधे रहते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इस मॉडल में क्या क्या इन्होंने बताया, तो कैसे इन्होंने प्रयोग किया था इसको मैं समझाता हूँ आपको। कि इन्होंने क्या किया, ये कोई लेड है, ठीक, लेड। तो इसमें इन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव जो होता है, ठीक है, उसको इन्होंने इसके अंदर रखा, ठीक है, और सामने से इसको खुलाए थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से अल्फा कण, इन्होंने अल्फा कणों की यहाँ से बमबारी की। और ये क्या है, ये गोल्ड की चादर है, ठीक, जिसको देख रहे हैं आप, गोल्ड की चादर। तो जब इस गोल्ड की चादर के ऊपर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की, अल्फा कणों का क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा जो कण होते हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने इसमें देखा कि कुछ जो किरणें हैं वो तो मुड़ गई, इधर देखो ये मुड़ गई, कुछ ये सीधी निकल गई हैं, ठीक है, कुछ क्या हुआ, कुछ ये साइड से निकल गई, कुछ क्या हुआ, और कुछ वापस हो रही हैं, ठीक। इसमें समझते हैं कि कुछ सीधी निकल गई, कुछ मुड़ के निकल गई, कुछ ये सीधी निकल गई साइड से, कुछ इधर से निकल गई, और कुछ क्या हुआ, ऐसे करके वापस चलेंगे, टकरा गए। तो इन्होंने ये कहा कि परमाणु का जो नाभिक है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से जब पॉजिटिव चार्ज से टकराता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, परमाणु के अंदर ये कुछ ठोस है, ठीक, नाभिक है, जैसे उन्होंने क्या किया, नाभिक की संज्ञा दी इसको, ठीक। तो इन्होंने क्या किया कि जो अल्फा किरण का जो सूत्र होता है, अल्फा रे होते हैं, ठीक है, अल्फा रे जो अल्फा किरणें होती हैं, ठीक है, तो जो क्या होता है, हीलियम टू पॉजिटिव इसका क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इसको क्या लेड के अंदर रखा, क्योंकि जो इससे जो निकलने वाली किरणें को अवशोषित कर लेगा, ठीक है। जो इन्होंने रेडियो एक्टिव था, ठीक है, जो इन्होंने लेड के अंदर क्यों रखा था, वो इसलिए रखा था क्योंकि जो लेड होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, इससे जो निकलने वाली किरणें होती हैं पीछे से, आसपास से, इधर से उधर निकलेंगी, वो इसको क्या करेगा, अवशोषित कर लेगा, और क्यों इन्होंने सामने से ये खुला हुआ छोड़ दिया था, ठीक। तो इन्होंने कहा कि कुछ किरणें, तो इन्होंने देखा, इसकी बमबारी की जब गोल्ड की प्लेट के ऊपर, ठीक है, तो इन्होंने देखा कि कुछ किरणें तो सीधी जा रही थी, ठीक है, क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग खाली था। देखो कुछ किरणें तो क्या थी, ये सीधी जा रही हैं, इधर देखो जा रही हैं। तो इसका क्या मतलब था, तो इन्होंने ये कहा था क्यों वो सीधी क्यों जा रही है, इसलिए परमाणु का जो अधिकांश भाग है वो तो खाली है, ये इन्होंने इसको क्या बताया, खाली है, ठीक, खाली होता है वापस, ठीक, क्या बताया, अधिकांश भाग खाली है। लेकिन कुछ किरणें जो थी वो क्या थी, कुछ किरणें जो थी वो हमारी क्या वापस जा रही थी, क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव चार्ज था, क्या था, बीच में पॉजिटिव चार्ज था। और अल्फा किरण भी पॉजिटिव चार्ज होता है, जो अल्फा किरण होती हैं, ठीक है, मैंने बताया जो अल्फा किरण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, He हीलियम 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पे भी प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो, ठीक है, और जो इसके सेंटर में था, ठीक है, वापस जा रहे थे क्योंकि इसके बीच में क्या था, पॉजिटिव चार्ज था नाभिक के अंदर, इसलिए, ठीक है। तो एक बात और समझो, जो हीलियम है वो तो क्या होती है, हमारी गैस होती है, जो हीलियम है वो क्या है, हमारी गैस है। लेकिन जब हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक, तो वो क्या बन जाती है, हमारी किरणें बन जाती हैं, ठीक, रे, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं इसमें। तो ये क्यों फेल हुआ, ये फेल क्यों हुआ, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है, उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब परमाणु के चारों तरफ चक्कर लगाता है तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का लॉस करता है, ऊर्जा का क्षय करता है, ठीक है, मतलब ऊर्जा उसके अंदर जब चक्कर लगा रहा है तो उसके अंदर धीरे धीरे ऊर्जा खत्म हो रही है। जबकि ऐसा नहीं होता क्योंकि ये क्या हमारा, ठीक, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा प्रोटॉन है, ये क्या इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है, इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो क्या ये ऊर्जा का क्षय करेगा, जब ऊर्जा का क्षय करेगा तो एक बार टाइम क्या आएगा, ये इसके अंदर ही गिर जाएगा, ठीक, गिर जाएगा। लेकिन जबकि ऐसा नहीं था, तो इसका क्या रीज़न था, ये तब इसी वजह से ये क्या हुआ, फेल हुआ, ठीक।
दूसरी, यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, देखो नाविक की खोज किसने की, नाविक की खोज किसने की, कैसे की, ठीक, कौन से प्रयोग से की, ठीक है। और हीलियम पर कैसा चार्ज होता है, तो हीलियम 2 पॉजिटिव, ठीक, अल्फा किरणें होती हैं उन पर कैसा चार्ज होता है, ऐसे पूछ सकता है कि, ठीक है। दूसरा, कौन सा प्रयोग किया था इन्होंने, अल्फा प्रकीर्णन, ठीक, समझ गए आप इस बात को, क्यों फेल हुआ और क्या क्या था इसमें, ठीक, अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, नील्स बोहर, ठीक है, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल, ठीक, इसमें क्या है कि ये मॉडल जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें हम जानेंगे कि सेल कक्षा क्या होती हैं, जिनको हम KLMN बोलते हैं, ठीक, क्या होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, ठीक है, ये सब हम जानेंगे। तो इसमें हम जानेंगे KLMN क्या होते हैं, ठीक है, सेल कक्षा क्या होती हैं और इनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8, 18, ठीक है, 32, ये कैसे फिल होते हैं, कैसे भरे जाते हैं, ठीक। इसमें जानेंगे हम ऑर्बिटल कक्षा SPDF क्या होते हैं, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं इस मॉडल की तरफ। इस मॉडल में और क्या क्या था, तो देखिए जो बोहर का परमाणु मॉडल था, ठीक है। अब ये कब दिया गया था, नील्स बोहर, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं इंग्लिश में, नील्स बोहर। तो जो नील बोहर थे 1913 में इन्होंने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के 200 की व्याख्या करते हुए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक। इसमें आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बंद वृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहा गया, जो इलेक्ट्रॉन जो वृत्तीय कक्षा में परमाणु के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, तो इन कक्षाओं को क्या कहा गया, KLMN कहा जाता है, ठीक। दूसरी चीज़, इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षकों में, ठीक है, वो कक्षा होती, अब यहाँ आया कक्षकों में घूमते हुए ना तो ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ठीक है, और ना ही ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऐसे कक्षकों को स्तर कक्षा, ठीक है, स्तर कक्षा, स्टेशनरी ऑर्बिट या ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इसमें आगे बढ़ते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन केवल क्वांटा के रूप में करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, देखो सेल क्या होती है, कक्षा कौन कौन सी, KLM, ठीक है, जूम करता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, KLMN, ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, मतलब ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ठीक है। अगर K है, ठीक है, ऐसे करके समझो आप, ये क्या है K, दूसरा L, फिर M, फिर N, समझ गए, ये क्या है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम, ठीक है। इससे कम ऊर्जा इसमें होगी, उससे ज़्यादा इसमें होगी, उससे ज़्यादा इसमें होगी, उससे ज़्यादा इसमें होगी, तो क्या है, ऊर्जा का बढ़ता क्रम है, ठीक है। तो जो परमाणु का और सेल क्या होते हैं, सेल तो हम जाने कि KLMN क्या है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये KLMN क्या होते हैं, सेल होते हैं। लेकिन ये किस चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है, तो ये किसके बारे में बताएंगे, ये परमाणु का साइज, आकार बताते हैं। दूसरी चीज़, एक तो इसके परमाणु का साइज बताएंगे, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये ऊर्जा का पता चलता है कि कौन सी कितनी ऊर्जा है किस परमाणु के अंदर, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ पता चलेगी। दूसरी, सेल के अंदर, अब जो सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर कक्षा के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, ठीक है। कक्षक क्या बोलते हैं, SPDF, ये क्या होते हैं, कक्षक होते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल कक्षक, ठीक है, इन्हीं को हम सब सेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सब सेल, जिसे उपकक्षा भी बोलते हैं, ठीक, समझ गए आप इसको। फिर क्या है ये, अब जो हमारे जो उपकक्षक होते हैं, उपकक्षा होती हैं, ठीक है, कक्षक होते हैं, ठीक, उपकक्षा और कक्षा मतलब ऑर्बिटल, ये किस बारे में बताते हैं, ये परमाणु की आकृति मतलब शेप के बारे में बताएंगे, टेढ़ा है, मेढ़ा है, कैसा है, तिरछा है, ठीक है, किस तरह का है, अंडा की तरह है या कैसा है, ये तो ये बताएं, ये कौन बताएगा हमको, ये ऑर्बिटर बताएंगे, क्या बताएंगे, कक्षक बताएंगे, ठीक। तो आप यहाँ से ये चीज़ जानें कि अगर हमसे पूछ लेता है कि जो कक्षा होते हैं, सेल होते हैं, वो किस चीज़ के बारे में बताएंगे, तो वो किसके अंदर आकार के बारे में बताएंगे, ठीक है, साइज के बारे में बताएंगे। उसकी दूसरी चीज़ उसकी ऊर्जा स्तर के बारे में बताएंगे, ठीक है। जो ऑर्बिटल होंगे वो किसके बारे में बताएंगे, वो उसकी शेप के बारे में बताएंगे, ठीक, समझ गए होंगे आप। तो इसका जो फार्मूला होता है
कि किसी भी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2n²। ठीक, इस फार्मूले को आप नोट कर लेना, ये आगे आपका काम आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझते हैं। ठीक, पहले मैं आपको इससे समझाता हूँ कि ये क्या है, ये कोई नाभिक है, समझ गए नाभिक। तो ये पहली कक्षा है, ये इसमें देखो ये पहला है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथी कक्षा है। जब n=1 होगा तब के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जब n= दूसरी कक्षा में होगा तब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कक्षक। तो मैंने कहा कि कक्षा के अंदर क्या होते हैं, कक्षक। तो ये क्या है हमारे कक्षक, ये क्या है कक्षक, ये क्या है कक्षक। ठीक, ये एस है, S, P, D, F, इन्हीं को बोला जाता है। ठीक, तो n=2 होगा तब L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n=3 होगा। ये ऐसे पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न आते हैं कि अगर n=2 है तो L में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n=3 है तब M में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n=4 है तब N में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, आगे मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराऊंगा जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। ठीक, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक, तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा नाभिक है, इससे भी समझ सकते हैं आप। नाभिक है, इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। ठीक, तो ये पहली के, ये सेल है, दूसरा L सेल, तीसरा जब n की वैल्यू 1 होगी तब के बराबर पहला सेल होगा। ठीक है, जब n की वैल्यू 2 होगी तब L सेल, तो ये M तीसरा सेल, N चौथा सेल। समझ गए आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में अब और क्या क्या होता है इससे। ठीक है, तो ऐसे पूछता है कि मैंने क्या कहा, जो फार्मूला होता है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का वो क्या होता है, 2n²। ठीक है, तो जब कक्षा के अंदर क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। तो जब n की वैल्यू 1 होगी, जब n की वैल्यू 1 होगी तब उसमें क्या होगा, तब k में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ऐसे कर लिखो, 2 n की वैल्यू 1 का स्क्वायर तो कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ गए आप। ऐसे ही जब n की वैल्यू 2 होगी तो 2 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, कितने हो गए 8, तब कितने होंगे L में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे ही जब n की वैल्यू 3 होगी तब कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। जब n की वैल्यू 4 होगी तब इसमें कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि k में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 होते हैं, L में कितने होते हैं, 8 होते हैं, M में कितने होते हैं, 18 होते हैं, N में कितने होते हैं, 32। ठीक है, तो ऐसे जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी वह कितना, उसका आकार ज़्यादा होगा। तो इसमें कितना, छोटा आकार, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। समझ गए आप बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि जो सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, मतलब कक्षक होते हैं। तो जब जो के है, के सेल होगा तो के सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, केवल S। ठीक है, S कक्षक होगा। जब L सेल होगा तो उसमें क्या होगा, S होगा, SP होगा। M में कितना होगा, SPDF होगा। N में कितना होगा, M में कितने होंगे, SPD होगा। जो N क्या होगा उसमें 4 होंगे, SPDF। ठीक, समझ गए आप। तो जब N की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, S में हो जाएगा। ठीक है, N की वैल्यू 2 तो इसमें कितना जाएगा, SP में जाएगा। ठीक, तो आप समझेंगे हम कि इसको कैसे फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक, तो आप समझिए होंगे कि जो सेल होते हैं उनके अंदर क्या होता है, सब सेल होते हैं, जैसे हम कक्षक बोलते हैं। कक्षक कौन कौन थे, SPDF। ठीक, बढ़ते हैं हम इसमें आगे। तो इसमें हम बढ़ेंगे आगे कि जो S होता है, जो S कक्षक होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 2। P में कितने मैक्सिमम, 6। D में कितने मैक्सिमम, 10। और F में कितने मैक्सिमम, 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं इसको ऐसे कर समझिए कि आप ऐसे करके फिल होगा। ठीक, चलो मैं इसको आगे समझाता हूँ। ठीक, अभी आगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे हम, ठीक है, उसमें समझते हैं। ठीक, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि आप अभी यहाँ पर इतने समझ लिए कि S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। P में कितने होंगे, 6 होंगे। D में कितने होंगे, मैक्सिमम 10 होंगे। ठीक है, और जो F होगा उसमें कितने होंगे, 14। ठीक, 14। ठीक है, तो ऐसे हम इसको ऐसे समझते हैं। ठीक है, जो K है मैंने कहा उसमें कितने कक्षक होते हैं, केवल S कक्षक होता है। तो S में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। तो ऊपर मैंने क्या पढ़ाया था कि जो K होगा, K सेल होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो L सेल होगा उसमें कितने होंगे, 8 होंगे। जो N सेल होगा उसमें क्या होंगे, KLMN। M में कितने होंगे, 18। ठीक है, और N में कितने होंगे, 32। ठीक है, अब मैं पीछे दिखाता हूँ आपको। ठीक, KLMN, समझ गए आप।
ठीक है, उससे ऊपर जाते हैं। m में कितने होंगे, 18 होंगे, n में कितने होंगे, 32। तो ये कैसे होंगे, ठीक है, इसको हम आगे समझते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, इस पे आइए आप, इस पे, ठीक है। तो s में कितने फिल हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ फिल हो सकते हैं s में, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था आपको। l है तो s में इसमें 2 हो जाएंगे। अब l है, ठीक है, l में कितने हम पता करेंगे, कैसे पता करेंगे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो s में मैंने कहा 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे सिर्फ, ठीक। दूसरा कलर ले लेता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, जो l है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, s होता है एक, तो p होता है। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 6। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इसे हो गए, 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। समझ गए आप, ठीक है। ऐसे ही m में क्या होता है, s होता है, p होता है और d होता है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसको ऐसे लिखते हैं 1s, इसको 2s, फिर 2p6, ऐसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता जाता है आगे, ठीक है। तो इसमें कितने, s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, p में कितने आएंगे, 6 आएंगे, और d में कितने बताए थे मैंने अभी, 10 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन डी में भरे जा सकते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 10 और 6 2 8, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक। समझ गए आप, के में कितने, एम में कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। और पी में कितने होते हैं, 6 होते हैं, एस में कितने होते हैं, 2 होते हैं, डी में कितने होते हैं, 10, ठीक है। और एस पी डी एफ क्या होते हैं, ये कक्षक होते हैं, और के एल एम क्या होते हैं, कक्षा होती हैं, ठीक। समझ गए होंगे आप अच्छे से। फिर एन होता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें पी में कितने होंगे, 6 होंगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताओ, मैक्सिमम कितने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें। डी में कितने होंगे, 10 होंगे, और एफ में कितने होंगे, 14। तो इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एन होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है, आगे मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होता है तो उसमें कैसे फिल करते हैं, पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर उसमें 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा, फिर 3d में जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था पहले किस में, 3d में जाना चाहिए था, लेकिन इसमें जा रहा है 4s में पहले। तो इसका क्या मतलब है, ये इसमें जा रहा है इसलिए क्योंकि 3d की जो एनर्जी होती है, ठीक है, ऊर्जा होती है, वो ज़्यादा होती है, और जो 4s की एनर्जी होती है वो उससे कम होती है, ठीक है। इसलिए ऐसा होता है कि पहले जब इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं तो पहले 4s में जाएगा, उसके बाद जाएगा 3d में, ठीक। आगे पढ़ते हैं। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे तब, ठीक है। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, बोहर का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे। तो इसकी कमियाँ क्या क्या थी, ठीक है, इसको ये मिस्टेक हो गई थोड़ी, कमियाँ, ठीक। तो इनकी कमियाँ क्या क्या रही थी, ठीक है। तो इनकी कमियाँ ये रही थी कि ये जैसे यहाँ पर 2 प्लेट हैं, इसको समझे अच्छे से आप इसको, कि यहाँ पर ये 2 प्लेट है, एक प्लस वाली ये प्लेट है, एक है माइनस वाली प्लेट, ठीक है। और ये क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा नीचे इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को जब इन 2 प्लेटों के बीच में से गुजारेंगे, ठीक है, इन 2 प्लेट हैं, इन प्लेटों के बीच में से जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को गुजारूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन को सीधा जाना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मुड़ रहा है, ठीक है। ऐसे कोई मैग्नेटिक क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसमें क्या है, ये एन है, ये एस है, ठीक है, इसके पोल है ये। तब इसमें भी हम इलेक्ट्रॉन को गुजारते हैं, तब क्या होता है, ये तब भी ये सीधे न जाके ये इधर को मुड़ रहा है, जाना चाहिए था सीधे, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में से, इसको जूम करके बताता हूँ आपको, जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में से जाता है तो इसे क्या कहते हैं, स्टार्क प्रभाव। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्टार्क प्रभाव, ठीक है। तो लाइट होती है जो, ठीक है, विद्युत क्षेत्र होता है, उसमें क्या होता है, स्पार्किंग, ठीक है। तो स्पार्किंग से आप क्या समझ सकते हैं, इसको ही समझ सकते हैं कि स्टार्क प्रभाव, ठीक। तो जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये सीधा जाने चाहिए था, लेकिन ये मुड़ क्यों जाता है, ये बात ये नहीं बता पाए थे, ठीक है। क्या हुआ, ये बात ये नहीं बता पाए थे, ठीक। दूसरी चीज़, जब इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में से जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, जेमॉन प्रभाव, ठीक। तो इनमें क्या, जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में से जाता है तब भी ये मतलब इस बात को नहीं बता पाए थे, ठीक है। ये इनकी क्या रही थी, कमियाँ रही थी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि जो शुरू में क्या था, शुरू में जो बोहर का मॉडल था, ठीक है, वो हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन लैग परमाणु पर ही लागू था जब स्टार्टिंग में आया था तब, लेकिन बाद में इनमें सुधार किए गए थे, ठीक।
और ये क्या है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था। ठीक, ये भी। आगे बढ़ते हैं। आगे है ये समरफील्ड मॉडल। इसे क्या बोलते हैं, इसे परवलयाकार मॉडल कहा जाता है। ये क्या है, ये सबसे आधुनिक मॉडल है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं जानना है, इसमें सिर्फ इसमें जानना है कि इन्होंने बताया था जो परमाणु का जो आकार होता है, ठीक है, जो इनकी तरह इन्होंने जो परमाणु को आकार देखना है जो ऐसा है, ठीक है, वो इन्होंने इतनी सी बात बताई थी कि समरफील्ड मॉडल में क्या होता है, परमाणु का आकार परवलयाकार, ठीक है, होता है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक, इस तरह से। तो ये चित्र दिख रहा है, ये आकार किसने दिया था, ये समरफील्ड मॉडल ने ही दिया था। ठीक है, तो बस आज के लिए हम मॉडल ही पढ़ेंगे, इतना ही बस। और नेक्स्ट लेक्चर मेरा जल्दी ही आएगा, जिसमें आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास के बारे में पढ़ाऊँगा खूब अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया है, ठीक है, अच्छे से। तो फिर आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है, तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक, धन्यवाद।